तो ये तो हो गया हमारा एक्सल पॉइंट पर जो डाइपोल का फील्ड होता है, और ये हमारा हो गया इक्वेटोरियल फील्ड। और डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो मान लो हमने ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये जुड़ा हुआ, और हमने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि जो फील्ड लाइन होगी वो हमारी पैरेलल टू ईच अदर होगी, राइट? ठीक है। अब जो हमारा ये ये फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी सेम है और दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, राइट? तो अभी क्या है, अभी इन पर टॉर्क 0 है और फोर्स भी 0 है। जो डाइपोल है उस पर टॉर्क भी कितना है, 0 है, और जो फोर्स है नेट एफ नेट दैट इज ऑल्सो 0, राइट? लेकिन अगर मैं इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बनाते हुए प्लेस करता हूँ, राइट? जैसे ये डाइपोल रखा है और डाइपोल मोमेंट इधर होगा, समझ आ गया? और मान लो ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है, किससे? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज पर ये फोर्स ये लगाइए एफ, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगाइए इधर एफ। अब देखो यहाँ पर नेट फोर्स तो अभी 0 ही है क्योंकि दोनों सेम फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल इन अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा डाइपोल है ये क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी रखता है, समझ आ गया? अब जब ये क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी रखता है, अब ये हमारे एक फोर्स कपल की तरह काम कर रहा है। फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? अगर हम इसकी डिस्टेंस को L मान लें, 2L मान लें, तो 2L साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, तो टॉर्क वुड बी इक्वल्स टू F इंटू 2L साइन थीटा, और F कितना आएगा? Q E Q 2L साइन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा E P साइन थीटा। समझ आ गया? अब अगर E P साइन थीटा को मैं, क्योंकि ये हमारी जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको देखूं, डायरेक्शन इसका देखूं, डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और टॉर्क का डायरेक्शन नीचे की तरफ है क्योंकि कैसा है, क्लॉकवाइज टॉर्क, तो टॉर्क का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ अगर P इसका डायरेक्शन ये है और E का डायरेक्शन ये P का डायरेक्शन है और ये E का डायरेक्शन है, तो नीचे की तरफ कब आएगा? जब मैं इसको करूँगा, अगर मैं P क्रॉस E करता हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आएगा ऊपर की तरफ, सो नीचे की तरफ। राइट हैंड से करेंगे, P क्रॉस E करता हूँ तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और E क्रॉस P करूँगा तो डायरेक्शन आएगा ऊपर की तरफ। लेकिन मुझे डायरेक्शन किधर चाहिए? नीचे की तरफ। तो इसलिए जो टॉर्क का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट लिखूँगा, वेक्टर प्रोडक्ट में आएगा P क्रॉस E। समझ आ गया मुझे? आपको समझ आया डायरेक्शन कैसे E क्रॉस P लिखना है कि P क्रॉस E लिखना है, कैसे पता किया मैंने? दोबारा से। और सर एक डाउट हो रहा है। हाँ बोलो। आपने बिना चार्जेस के लिखे इसकी डायरेक्शन लिख दी थी डाइपोल की। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि प्लस चार्ज में इधर लिखूँगा। अच्छा, मतलब प्लस की साइड होती है। हाँ, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो P की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है।
ये हमेशा याद रखना, ठीक है सर। ठीक है। ये जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, ये लिख दो इसमें। ठीक है। ये लिख दो, डायरेक्शन ऑफ पी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इन अ डाइपोल, ठीक है। ये आप इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है ना। तो डाइपोल मोमेंट को ये समझ लो कि डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन डाइपोल के अंदर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है सर। और जो एक्सल लाइन पर हमने देखा, एक्सल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग आया, जो वेक्टर नोटेशन थी उसमें प्लस 2kp/r³ लिखा हमने। यस सर। लेकिन अगर इक्विटोरियल प्लेन पर देखेंगे तो डाइपोल का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो इक्विटोरियल प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, वो लिखते हैं -kp/r³। यस सर। मैग्नीट्यूड में तो kp/r³ लिखेंगे, लेकिन जब डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं और ये याद रखेंगे कि इक्विटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट होता है। यस। समझ आ गया? अब और देखो, सर ऊपर पीडीएफ में आपने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। सर ऊपर लिखा है। हाँ, इसके ऊपर लिखूँ नहीं, ऊपर लिखा है पीडीएफ में, जब आपने पहले पढ़ाया था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखा है मैंने कहीं, शायद गलती से लिख दिया मैंने। नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता, देखो ये मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन बनाया है सबका, ठीक है। पर लिखा नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ लिख दिया? फील्ड कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये देखो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है बच्चे। डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन ये डाइपोल मोमेंट बता रहा हूँ मैं, ये जो है ये सर डाइपोल मोमेंट के बारे में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं है। ये डाइपोल मोमेंट बताया, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं है बच्चे, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ये केवल डाइपोल मोमेंट के लिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैंने से इस एरो को देख के इंटरप्रेट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, डाइपोल मोमेंट। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट का है, डायरेक्शन इसका नहीं है, याद रखना। ये तो हमने फिर इसका डायरेक्शन निकाला है, ठीक है। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में से यही होता है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे थे ये हमारा आ गया पी का डायरेक्शन, राइट। ये आ गया हमारा ई का डायरेक्शन। अब हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन कब आएगा? जब पी क्रॉस ई करेंगे तो उसका डायरेक्शन वर्टिकली परपेंडिकुलरली जो प्लेन है उसके नीचे की तरफ आएगा। यस तो सर। इसलिए यहाँ पे आएगा पी क्रॉस ई, ठीक है, समझ आएगी। अगर ई क्रॉस पी कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो उसका डायरेक्शन है। तो टॉर्क हमारा रहेगा, फॉर्मूला ये याद रखना है, पी क्रॉस ई याद रखना। पहले कौन आएगा? अगर पहले आपने याद नहीं रखा पहले कौन आएगा तो आपको इसका डायरेक्शन जानने में दिक्कत होगी। नेगेटिव या पॉजिटिव क्या लिखना है वो जानने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये टॉर्क आ गया। अच्छा जी, अब अगर हम डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल
इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो क्या होगा, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि वो हर जगह तो एक जैसा नहीं है, ऐसे मान लो उसको, राइट। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ ज़्यादा लगेगा, राइट। तो F1 मान लेते हैं इस पर, और ये फोर्स थोड़ा कम लगेगा F2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम है। तो F2 कितना होगा, Q इंटू E2 मान लो, और इसको मान लो Q इंटू E1। अब E1 जो है वो हमारा ग्रेटर है मैग्नीट्यूड में E2 से, तो जो F1 का मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन F2। तो जो हमारा डाइपोल है वो इधर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखे, समझ आ गया। अच्छा, अगर डाइपोल को मैं उल्टा रख दूँ, मतलब ये चार्ज इधर रख दूँ, ये चार्ज इधर कर दूँ, तभी भी टेंडेंसी इधर जाने की रहेगी, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंस है इसलिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ज़्यादा होगा। वो भी देख लो, ये प्लस क्यू कर दो और ये माइनस क्यू। अब माइनस क्यू पर जो है फोर्स ज़्यादा है और प्लस क्यू पर जो है फोर्स हमारा कम है, राइट। इसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, बस हमने ओरिएंटेशन बदल दिया, तो तभी भी टेंडेंसी जो है हमारी डाइपोल की इधर जाने की रहेगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। सॉरी, अब गलत कर दिया मैंने, टेंडेंसी बदल जाएगी। अब क्या होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी तरफ आ गया, प्लस क्यू की तरफ आ गया। तो प्लस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, राइट, और माइनस वाले पर फोर्स हो जाएगा कम। तो टेंडेंसी किधर जाने की रहेगी हमारी डाइपोल की, इधर जाने की टेंडेंसी, समझ आ गई। अब जैसे मैंने ओरिएंटेशन बदला, डाइपोल के मोमेंट की टेंडेंसी बदल गई है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अनइक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, वो किधर मूव करेगा। तो कई बार बच्चे अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि डाइपोल तो हमेशा हायर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो उससे अवे भी मूव कर सकता है और टुवर्ड्स द फील्ड भी मूव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। तो आपको ये डाइपोल बना के चेक कर लेना है कि भाई कैसे, जैसे मैंने यहाँ चेक किया कि ये मैंने बनाया प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू अगर हमारा डेंस में है तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। यस सर। और जो हमारा ये है, ये लेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पर फोर्स कम लगेगा, तो ये फोर्स हमारा कम हो गया, ये फोर्स ज़्यादा हो गया, तो इस तरफ मूव करेगा डाइपोल। तो ये हमें चेक कर लेना, हमेशा ये धारणा नहीं बनानी है कि डाइपोल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस केस में जो एफ नेट है वो तो हमेशा रहेगा 0 अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ नेट हमेशा 0 रहेगा। टॉर्क हमारा आ जाएगा नॉन जीरो किस केस में, अगर वो एंगल थीटा बना है, 0 डिग्री से ज़्यादा कोई भी एंगल है, ठीक। इस केस में अगर डाइपोल सीधा रखा है, दोनों फोर्स सेम लाइन में, तो टॉर्क 0 है, एफ नॉन 0 है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एंगल भी बना दे डाइपोल, मान लो ऐसे एंगल बनाता हुआ भी रखा है, तब जो है नेट फोर्स भी आपका नॉन 0 होगा, राइट। और जो टॉर्क है दैट वुड ऑल्सो नॉन 0। और अगर टॉर्क फाइंड करना है तो ये फोर्स अलग अलग फाइंड करके फिर डिस्टेंस फाइंड करके टॉर्क हम फाइंड करेंगे,
ठीक है, ये टॉर्क अलग होगा, ये टॉर्क अलग होगा, दोनों को ऐड करेंगे और इस तरह फोर्स भी फाइंड करेंगे। हालांकि फोर्स और टॉर्क फाइंड करना कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन केवल इतना पूछा जाता है कि नॉन जीरो होगा कि जीरो होगा, बट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा। तो ये आपको एक बार फिगर देख के मालूम कर लेना है किधर टॉर्क लगेगा। जैसे मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस तरह से हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई। अब इसमें हम जो है ये पोजीशन रखेंगे अपने इसकी डाइपोल की, ये हमारा डाइपोल रखा है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। हमसे पूछा गया कि टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो केवल इसका पता करेंगे कि टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि टॉर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करना है। फोर्स इस पर ये लगा, इधर फोर्स ये लगा, माइनस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा अपोजिट इन द डायरेक्शन, और इसमें अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे टॉर्क इसमें नेगेटिव टॉर्क, नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन आएगा अंडर द प्लेन। समझ आ गया। और अगर यहीं पर मैं इसके प्लस और माइनस की पोजीशन बदल दूं, ये माइनस कर दूं और ये प्लस कर दूं, तो अब जो फोर्स का डायरेक्शन है इस पर ये आ गया और इस पर हमारा ये डायरेक्शन आ गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर टॉर्क जो है पॉजिटिव है। समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि ओरिएंटेशन कैसे है, और बना के थोड़ा देख लेना। ठीक है, तब हम बताएंगे कि वो टॉर्क का डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज। समझ आ गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक डाइपोल है, डिस्टेंस है इसका 12, राइट, और मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर और P से थीटा एंगल बनाते हुए जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का इधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन होगा P, तो P के डायरेक्शन से जो r वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है। समझ आ गया। थीटा एंगल बनाते कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें, या कोई पॉइंट Q है, इस Q पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कितना होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, राइट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस लाइन को मिलाएंगे, ये होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो मेरे ख्याल से ये आएगा। यस सर। समझ आ गई। तो डायरेक्शन तो हम ऐसे पता करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है वो देखना। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये डिस्टेंस फाइंड करो और ये फाइंड कर लो, ये डिस्टेंस फाइंड करो और इसको फाइंड कर लो, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता होगा, और उस एंगल को हम क्या कर लेंगे, वेक्टर एडिशन से करके क्या पता करेंगे। एक तरीका ये। दूसरा एक थोड़ा सा स्मार्ट मूव है, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। वो ये है, ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट कितना है हमारा, P = 2ql, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। इस वेक्टर क्वांटिटी को आप ब्रेक कर लो अलोंग द आर और परपेंडिकुलर टू आर। समझ आ गया। तो अलोंग द आर आ गया हमारा P cos थीटा डाइपोल मोमेंट, और परपेंडिकुलर टू आर जो हमारा आ जाएगा
पी साइन थीटा आ जाएगा। यस। समझ आ गया? अब ये जो अलोंग द आर कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सल लाइन पर है और इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो इस कंपोनेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, यस सर। और इस कंपोनेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। तो इन दोनों का सम करोगे तभी भी आपका वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। समझ आ गया बच्चा? तो अब हम इन दोनों का सम करेंगे। इन दोनों का सम करना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो सस्ता पाइथागोरस थ्योरम से सम कर देंगे। समझ आ गया? यस सर। तो एक को तो कह देंगे ई अलोन एक्स लाइन पर जो, ठीक, कितना है 2p cos थीटा 2kp, सॉरी 2kp cos थीटा अपॉन r। समझ आ गया? और एक है ई परपेंडिकुलर जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, क्योंकि पी साइन थीटा इधर है उसका डायरेक्शन इधर होगा, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ये हमारा आ जाएगा के पी कॉस थीटा ऑन आर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया क्योंकि मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो ई रिजल्टेंट है दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, करेक्ट? तो आ गया 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस ke cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। तो 2kp, kp कॉमन आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब तो कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा? एक मिनट, सॉरी कोस थीटा नहीं, यहाँ पे साइन थीटा है, पी साइन थीटा है ना, यहाँ पर 2kp साइन थीटा, क्योंकि जो हमारा ये डाइपोल मोमेंट है ये तो हमारा पी साइन थीटा है ना, तो इसको यहाँ पे जो आएगा वो kp जो मोमेंट है वो पी साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा साइन थीटा का आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन Yes. स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, बल्कि 2 cos स्क्वायर थीटा बचा। यस। तो यहाँ पर kp अपॉन आर क्यूब स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा बच गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, और 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कर सकते हैं, सॉरी 4 cos स्क्वायर थीटा है, आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये आपका आ गया ई एट एनी जनरल पॉइंट। और सर अगर हम इस 4 को बाहर लेके जाएंगे तो ये 2 बचेगा। ये बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों में कॉमन आया तो हम इसको बाहर ले जा सकते हैं। तो ये हमारा जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में और देख लेते हैं हमारा क्या बचता है। एनसीईआरटी खोल लेते हैं, 12th क्लास फिजिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर, रोटेशन, चार्ज बाई कन्वेक्शन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
फ्लक्स रहेगा और गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम उसके एप्लीकेशंस। उसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स आमतौर पर कहीं पर वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है कितना अमाउंट फ्लो कर रहा है, तो फ्लक्स कहते हैं, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कुछ चीज़ फ्लो नहीं करती है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से जाना है। मान लो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे शो करता हूँ विद हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अब हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनफाइनाइट होती हैं थ्योरेटिकली। यस तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बना रहा हूँ, या इसको ऐसे कर देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, यहाँ पर मैंने एक एरिया बनाया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एरिया A1 सेम साइज का एरिया मैंने यहाँ बनाया, दोनों का सेम साइज। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं और यहाँ पर मुश्किल से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही हैं, एक इसे कौन से होके जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर से मिला, इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन हमने क्या कहा है कि एट एनी दे आर द इमेजिनरी कर्व विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है स्पेस के अंदर जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ना हो रही हो। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एट एवरी पॉइंट इट मस्ट हैव सम वैल्यू। तो हर पॉइंट से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो हाउ कैन वी से दैट यहाँ पर डेंसिटी कम है और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। ये तो बोलेंगे कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहाँ पर भी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी के कम ज़्यादा कैसे हुए इनमें, है ना। तो हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें ये तो पता है यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्वांटिफाई कर दिया है कि वैसे तो ये हमेशा इनफाइनाइट होती हैं, बट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमने इनको कुछ नंबर दे दिया। समझ आ गई? वो क्या नंबर है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी यूनिट एरिया से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कहते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। समझ आ गया? यस। अच्छा जी, अब अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, अब हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि मैंने एरिया इतना बड़ा कर दिया, हो सकता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब यहाँ से पास हो रहा है। तो हो सकता है अब दोनों एरिया का फ्लक्स बराबर हो जाए।
समझ आ गया? तो फ्लक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, राइट? वो हम फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any electric flux is the number of electric field lines is the number of electric field lines passing through that area, passing through any area, of surface, of a surface। समझ आ गया बच्चे? yes उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोट करते हैं फाई से। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं, वो समझ लो आप। मान लो ये हमारा यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, yes sir और 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 1 कूलम्ब पर न्यूटन, राइट? सॉरी 1 न्यूटन पर कूलम्ब। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया। yes sir तो अगर कोई एरिया या सरफेस 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम ये बोलेंगे उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो। इस तरह से उनको हमने क्वांटिफाई कर दिया, नंबर दे दिया है। वो नंबर देने का मतलब क्या है कि केवल हम इसकी स्ट्रेंथ बता रहे हैं इलेक्ट्रिक, अदरवाइज नंबर तो इलेक्ट्रिक लाइन का इन्फिनिटी होता है। बट हमने जो भी इलेक्ट्रिक लाइन है कि अगर 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे वहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो। समझ आ गया? yes sir तो फाई की जो वैल्यू है वो आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिट एरिया से पास हो रहा है तो उसको 1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर फ्लक्स बोलेंगे। समझ आ गई? yes sir अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया तो हम बोलेंगे भाई यहाँ से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो गई। एरिया आधा कर देंगे तो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाएगी। समझ आ गया? yes तो E इंटू ए, ये कब है? जब दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस एरिया का ओरिएंटेशन बदल दूँ, ऐसे कर दूँ, बदल दिया ओरिएंटेशन, yes sir तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम हो जाएगा। yes sir तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, जो फ्लक्स है, वो एरिया के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है। तो फिर यहाँ पर एरिया को मैं एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह यूज़ करता हूँ, उसको कहता हूँ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है एक वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर ये क्लोज सरफेस है तो उस सरफेस के बाहर की तरफ है, उसको मैं कहता हूँ एरिया वेक्टर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया के बराबर होगा और डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसका हो गया? एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, और डायरेक्शन किसके बराबर हो गया? डायरेक्शन आएगा इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इफ क्लोज्ड, अगर क्लोज सरफेस है तो आउटसाइड, इफ क्लोज्ड देन
आउटवर्ड ये सरफेस, ये हमारा आएगा एरिया वेक्टर। तो जब एरिया वेक्टर आएगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एरिया वेक्टर इसका इधर हो जाएगा क्योंकि बीच में एंगल थीटा आ जाएगा, लेकिन हमें जो इस लाइन में एरिया वेक्टर होगा उतने तो इतने एक्चुअली जो हमारा रिजल्टेंट एरिया इफेक्टिव एरिया वो तो यही वाला है, Yes. तो इसी से जाएगा। तो अगर मैं इसको फाइंड करूँगा, ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ए कोस थीटा के बराबर ये वेक्टर आएगा। तो अगर ए कोस थीटा के बराबर हमारा ये फ्लेक्स इफेक्टिव एरिया आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए कोस थीटा, जो कि किसके बराबर है, ई वेक्टर क्वांटिटी डॉट ए भी वेक्टर क्वांटिटी ई। तो जो फाई है, फ्लक्स को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस एरिया ऑफ दैट। अब अगर एरिया सरफेस जो है मेरा प्लेन सरफेस नहीं है, तो प्लेन सरफेस अगर नहीं है, मान लो कर्व्ड सरफेस है, कुछ इस तरह का सरफेस है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, हर चीज़ के लिए थीटा अलग अलग है। Yes, sir. तो मैं क्या करूँगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा क्या आएगा, 5 वुड बी इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। बहुत डिफरेंशियल एरिया ले लिया, तो वहाँ से फ्लक्स फाउंड कर लिया। अब जब मैं उसको इंटीग्रेट कर दूँगा, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ जाएगा। समझ आ गया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, राइट, इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। याद रखने के लिए हमें याद रखना है, और डेफिनेशन क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज known as the Electric flux. electric flux passing through that area। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को क्वांटिफाई कर दिया, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं, जो कि गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में क्या कहती है, मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इससे हमारी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई। समझ आएगा बच्चे? Yes, sir. मैंने इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना लिया, इमेजिनरी स्फीयर, जिसकी रेडियस है r। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? समझ आएगा? Yes, sir. अब यहाँ पर एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो यही रहेगी, Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा हर जगह पर, Yes, sir. राइट। तो अगर मैं इस इमेजिनरी सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करूं, वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, करेक्ट। Yes, sir. तो निकाल लेते हैं, ई तो सबके लिए मैग्नीट्यूड कॉमन ही रहेगा, Yes, sir. तो इंटीग्रेशन से बाहर रख लेता हूँ इसके मैग्नीट्यूड को। Hmm. डी ए का इंटीग्रेशन आ गया, Yes, sir. और कॉस थीटा ई डॉट डी ए कॉस थीटा,
कोस थीटा हमारा कितना 90 रहेगा 90 नहीं रहेगा, थीटा 90 नहीं रहेगा बच्चे। एरिया वेक्टर भी हमारा बाहर की तरफ ही है, क्या बताया अभी, 0 डिग्री। क्लोज सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू आएगा 0 डिग्री हर सरफेस के लिए। भाई इसके लिए भी हमारा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, इसके लिए भी हर डीए के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, और Yes. वो हमेशा किसके डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। एरिया अपने आप में परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। डिफरेंस समझ आया? यस एरिया अपने आप में परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ। समझ आ गया? यस एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हर डीए के लिए हो जाएगी 1। समझ आ गया? यस सर। अब डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल रिजल्ट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। देगा कि नहीं देगा? तो वो देगा ई की वैल्यू ले लेते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू, अब डी को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल होगा और 5 आ जाएगा Q/ε0। यस अब ये जो Q/ε0 है, ये एक बहुत कमाल का नंबर है। ये क्या नंबर है? मैंने इस पूरे स्फीयर को क्लोज कर दिया था, अंदर केवल एक चार्ज था Q। यस सर। अब Q से तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर पॉइंट से ऐसे निकल रही कि हर पॉइंट से वो बाहर निकल रही, लेकिन क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को के नंबर को डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है, बीच में से तो शुरू होती नहीं है कहीं से। तो मैं अगर इस स्फीयर से टोटल नंबर ऑफ निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लूँ, तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से प्रोड्यूस हो रही होंगी, यस सर। अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन, राइट। तो जो इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है, दैट फ्लक्स एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज। यस समझ आ गया? तो गॉस ने ये बताया कि अगर किसी चार्ज को मैं किसी भी क्लोज स्फीयर में या क्लोज सरफेस में बंद कर दूं, अब ये सरफेस अगर मैं ऐसा स्फीयर के बजाय ऐसा कर लूँ, तो क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि जितनी बाहर निकल रही है अभी उतनी बाहर निकलेंगी। तो ये सरफेस के ओरिएंटेशन पर या सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता है कि किसी चार्ज से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी बाहर आ रही हैं। ये केवल डिपेंड करता है हमारे कि वो चार्ज उस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है। समझ आ गया? यस सर। तो ये का अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स हमारा होता है Q/ε0, जहाँ पर Q इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस है। और ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बाहर की तरफ आएगा फ्लक्स, और नेगेटिव होगा अगर अंदर चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ आने वाला फ्लक्स नेगेटिव हो गया और बाहर की तरफ जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ये हमारी गॉस थ्योरम है। क्या आपकी गॉस थ्योरम समझ आई? यस सर। ठीक है। स्टेटमेंट इसका क्या है? स्टेटमेंट हमारी गॉस थ्योरम का ये है कि टोटल फ्लक्स passing through any closed surface is given by क्या? phi equals to Q/ε0, where
Q is the total charge enclosed by the surface. ठीक है बच्चे? Yes. अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर मान लो ये सरफेस है और यहाँ पर Q1, Q2, Q3 चार्ज रखी हैं, बाहर हमारे Q4, Q5, Q6 चार्ज रखी हैं, तो टोटल फ्लक्स तो हमारा आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन E डॉट dA के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चे? Yes. है ना? और यहाँ पर आप देखोगे कि बुक में ऐसा साइन लगा हुआ है, गोल लिखा हुआ है इसके ऊपर। इस गोल का मतलब क्या है? इस गोल का मतलब है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल हमने करा है, सरफेस के अलोंग में तो इंटीग्रल किया हमने, Yes, sir. ये एक क्लोज्ड सरफेस के अलोंग इंटीग्रल है। ओपन सरफेस के अलोंग इंटीग्रल नहीं है। समझ आ गई? Yes. अब जब हम इस क्लोज सरफेस के अलोंग इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर d आएगा, यहाँ पर d आएगा, d, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 6 चार्जेस की वजह से। अब अगर कोई बाहर वाला चार्जेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, तो एक बार सरफेस के अंदर जाती है और फिर सरफेस से बाहर। तो जो बाहर चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स 0 हो जाता है। एक बार उतने फ्लक्स प्लस हो गया और उतने फ्लक्स माइनस हो गया। समझ आ गया? Yes, sir. यहाँ चार्ज रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, अगर एंटर करेगी तो कहीं ना कहीं से तो बाहर आएगी। Yes, sir. अगर अंदर किसी चार्ज पे एंटर जाती है तो फिर उस चार्ज पे एंड हो जाएगी, तो फिर उस चार्ज की वजह से आ जाएगा फ्लक्स। लेकिन अगर बाहर कोई है चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर पे होता है 0। इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उसके अंदर वाले चार्जेस की वजह पर ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने E का इंटीग्रल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम 1 2 3 4 5 6 के 6 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि बाहर वालों की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटल ही आएगा ना, उसको तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि भाई किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं पर अपने आप माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सभी चार्जेस का, चाहे वो एनक्लोज्ड है चाहे वो एनक्लोज्ड नहीं है सरफेस इंटीग्रल में। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज आता है एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, वो केवल आता है अंदर वाला चार्ज। और जब सरफेस इंटीग्रल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सभी चार्जेस की वजह से। ठीक है सर। ये डिफरेंस आप याद रखना, गॉस थ्योरम में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार ये काम आता है। और यहाँ पर गॉस थ्योरम एंड होती है। गॉस थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। तो आज गॉस थ्योरम पढ़ लेते हैं। गॉस थ्योरम की वजह से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अलग अलग सरफेस चार्जेस का, जो कि कूलम्ब लॉ की वजह से फाइंड करना बड़ा मुश्किल है। वो गॉस थ्योरम से आसानी से फाइंड होगा। उसको याद रखने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फाइंड करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे करने हैं उसको वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है? तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं।